जय हिंद। देखिए खान सर का ये डेली जीके जीएस का टेस्ट का 45 आज हम लोग कंप्लीट देखेंगे। इससे पहले हम आपको 44 तक करा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और आज का सेट आपको बता देते हैं, एकदम रजनीकांत के जैसा, एकदम जो डायलॉग है नहीं वो वाला कि एकदम दिमाग को हिला डालाना, एकदम बिल्कुल वैसा ही आपको सेट आज का मिलने वाला है। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। देख लीजिए एक झलक किस तरह का आज का सेट आपका मतलब किया हुआ सारा प्रश्न है। तो चलिए बिना समय को गए हुए हम लोग सीधे अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला प्रश्न क्या कहता है, कैंत्रित शैलों के बारे में कथन कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो यानी कैंत्रित शैल यानी कि आपको रूपांतरित जो चट्टान होता है उन्हीं के बारे में आपको देखना है। तो चलिए देखते हैं कि खनिजों के मतलब तरंगित पट्टियों मतलब वेबी बैंड अथवा पट्टी पृष्ठ यानी कि प्लेटी सरफेस में संपृष्टन के कारण कुछ कैंत्रित शैलों में सल्कन विकसित आपको हो जाते हैं। तो ये क्या आ गया, ऑप्शन सही है। जहाँ सल्कन चौड़ी खनिजों की पट्टियाँ यानी कि बैंड के रूप में विकसित होते हैं, वहाँ कैंत्रित शैलें अत्यंत क्या होती है कि कठोर हो जाती है। तो ये भी आपका सही है। और वहाँ पे आपको धातु वगैरह कुछ देखने को मिलता है। जहाँ साल्कन साधारण पतले होते हैं, वहाँ कैंत्रित शैलें पत्रक के रूप में खंडित हो जाते हैं। तो गलत है, खंडित नहीं होते हैं बल्कि वह पत्रक के रूप में ही आपको मिलते हैं। चलिए, शैल के मूलतः किसी प्रमुख खनिजों से बने होते हैं, प्राय कैंत्रन के द्वारा सल्कित आपको होते रहते थे। ये भी आपका सही है। इस तरह से आपका वन में आपको पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो याद रखिएगा आपका वन का आपका सी नंबर हो जाता है, यही आपका सही नहीं है। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तो 2 नंबर हम लोग का प्रश्न कहता है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में उपयुक्त कथनों पर विचार करना है और कौन सा इसमें से कथन सत्य आपको नहीं है। तो इसमें नहीं क्या, इसमें भी आपको पहचान करना है। तो देखिए वार्षिक वृद्धि दर 1.64% रहा था, यानी कब, ये 2011 के जनसंख्या के अनुसार। तो ये थी आपका सही है, इतना ही था। और जनसंख्या की वृद्धि में सर्वाधिक गिरावट आपको 2001 से 11 के दौरान आपको दर्ज किया गया था। तो ये भी आपका सही है, जनसंख्या का गिरावट रेट इस समय काफ़ी मतलब कम हो गया था। और तीसरा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य राजस्थान था। गलत है, यह राजस्थान नहीं है बल्कि आपको याद रखिएगा आपको मेघालय है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो केवल आपका कौन सा 3 नंबर ही आपका गलत है। और इसमें क्वेश्चन में आपको यानी गलत का ही आपको पूछा जा रहा था। तो चलिए आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न करा निम्नलिखित में कौन से कारक जनसंख्या के वितरण को आपको क्या करता है कि प्रभावित करता है। तो प्रभावित करने से संबंध में देखते हैं स्थलाकृति यानी कि वहाँ का भूमि वगैरह, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रभावित करता है। खनिज भी करता है, मिट्टी, ये भी सही है, मिट्टी भी करता है। सांस्कृतिक कारक वगैरह ये भी हो गया। और सामाजिक कारक यानी कि इनमें से देखा जाए तो सभी के सभी जनसंख्या के आपको वितरण में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव इसके डालते हैं। तो इस तरह से 3 का आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। लिखित कथन पर भी यहाँ पे भी आपको विचार करना है। तो देखते हैं कि वे लोग जो किसी मतलब क्या है, वे लोग जो किसी देश को छोड़ते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। तो गलत बात है, उसे अप्रवासी नहीं, जो देश को छोड़ते हैं उसे उत्प्रवासी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अगर आपको 1 नंबर गलत हो जाता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं कि वे लोग जो बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं तो उसे उत्प्रवासी कहा जाता है। गलत है, उसको उत्प्रवासी नहीं बल्कि उसे अप्रवासी के नाम से जाना जाता है। तो आपका दूसरा नंबर भी आपका गलत हो जाता है। तो 4 का अगर देखेंगे तो आपका डी नंबर आंसर हो जाता है। तो ना तो 1 सही है और ना ही आपका 2 सही है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कथन पर यहाँ पे भी आपको विचार करना है कौन सा कथन इसमें से सही है। तो चलिए एशिया महाद्वीप के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भागों में मानसूनी पाए जाते हैं। तो ये भी बात आपका सही है। और सागौन और साल और चंदन मानसूनी वन के ही आपका वृक्ष है। तो ये भी आपका दोनों के दोनों ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 5 का आपका कौन सा सी नंबर आपका आंसर हो जाता है। चलिए 6 नंबर प्रश्न की ओर देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न है हिमालय से जुड़ा हुआ कि हिमालय नदियों के संदर्भ में कथनों पर भी आपको विचार करना है। कौन सा कथन इसमें से सत्य है वो आपको देखना है। तो यह नदियाँ 12 मासी होती है, तो बात सही है। सालों भर आपका हिमालय से निकल के जो नदियाँ आती है वो बहते रहती है। ये नदियाँ मैदानी क्षेत्र में सर्पाकार मार्ग में बहती है तथा अपना रास्ता बदलती रहती है। तो बात सही है, इस आकार का घाटी वगैरह नदियों के द्वारा ही आपको निर्माण किया जाता है। तो ये भी आपका सही है, दोनों के दोनों ऑप्शन। हिमालय नदियों घाटियाँ चौड़ी और उथली है, तो गलत है। यहाँ हिमालय की घाटियाँ जो है चौड़ी नहीं बल्कि आपका संकड़ी के रूप में आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसमें से 3 नंबर क्या आपका गलत है, जबकि इसमें से कथन आपका क्या हो गया कि 1 और 2 ही आपका सही है। तो 6 का आपका आंसर बी नंबर हो जाएगा।
चलिए 7वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न देखते हैं कि रूस के संदर्भ में लिखित कथनों पर यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें भी आपको कथन को सही का ही आपको पहचान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा देश आपका कौन सा हो गया, तो आपका तो ये कौन सा है, तो रूस के संदर्भ में। तो बात सही है, विश्व के सबसे बड़ा देश आपका क्षेत्रफल में आपका रूस का ही आता है, तो ये सही हो गया। हालांकि मतलब इधर से देखेंगे तो इधर रूस हो गया, 2 नंबर में आपका कनाडा हो गया, 3 नंबर में आपका चाइना हो गया, 4 नंबर पे अमेरिका, 5 में आपको ब्राजील हो जाता है। तो इस तरह से करके भारत का स्थान याद रखिए कितना, 7वां नंबर पे आपका आता है। चलिए दूसरा ऑप्शन है कि इस देश का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों मतलब महाद्वीपों में आपको स्थित है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि रूस का जो एशियाई वाला भाग होता है उसे याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है, तो साइबेरिया के नाम से आपको जाना जाता है। तो ये भी आपका दूसरा नंबर भी ऑप्शन सही है कि रूस दोनों क्षेत्रफल में पड़ता है, आपका यूरोप वाला में भी और एशिया वाला में भी। तो चलिए ये भी आपका दोनों सही हो गया। देशांतरीय विस्तार अधिक होने के कारण यहाँ पे 11 समय जोन आपको रूस में देखने को मिलता है, तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से अगर आपको देखेंगे तो 7 का आपको कौन सा, डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, और 8वां नंबर प्रश्न हम लोग का काफ़ी थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे जटिलता में दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा कथन है। तो चलिए देखते हैं। और चलिए तो 8 नंबर देखना है सहायक संधि के संदर्भ में, और यहाँ भी कथन पे विचार करना है, यानी कि सही और गलत की पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग का क्या करा है कि यह संधि जो सहायक संधि था, इस संधि के शर्त के अनुसार भारतीय राज्यों को कंपनी द्वारा संरक्षित किया जाना था, लेकिन इसके उन्हें सहायक सेना जो होती थी उनके लिए भुगतान भी करना पड़ता था, जिससे कंपनी द्वारा राज्य की सुरक्षा के उद्देश्य से भेजा जाता था। यानी कि अंग्रेज लोग अपना ही सेना अपना राजाओं के पास भेजते थे या बोलते थे इसे अपने पास सेना रखो, और उसके खर्चा आपको देना होगा। अगर खर्चा देने में असमर्थ हो जाता था तो राजा का कुछ हिस्सा मतलब उसको एथी के तौर पे वेतन के रूप में उसे क्या करता था, अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया जाता था। चलिए दूसरा हो गया, यदि भारतीय शासकों द्वारा सहायक सेना के खर्च का भुगतान नहीं किया जाता था तो दंड स्वरूप उसके राज्य के एक निश्चित हिस्से को छीन लिया जाता था, वही जो हमने आपको बोला। तो ये दूसरा नंबर भी आपका सही है। और 1801 में अवध के जो नवाब थे अपने राज्य क्षेत्र का आधे से अधिक हिस्सा कंपनी को देना पड़ा, क्योंकि वह सहायक सेना का खर्च उठाने में मतलब विफल रहे थे, यानी कि असफल हो गए थे। इसी तरह से हैदराबाद को भी अपने राज्य क्षेत्र को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये तीसरा नंबर भी आपका आंसर सही हो जाता है। चलिए तो देखते हैं इसका, तो वही आपका आंसर आपका इसका 8 का देखेंगे तो आपका डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि उपयुक्त में से आपका क्या है कि 1 2 3 तीनों के तीनों आपका क्या है कि सही है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे एक दूसरे से मिलान करना है। तो 9 का देख लीजिए, वहाँ पे आंसर आपका बी होगा। यानी कि जो जहाँ दाढ़ी जो व्यवस्था था वह धर्मनिरपेक्ष और दुनियावी बातों पे आधारित आपका हिस्सा हुआ करता था, और कारखाना क्या था, एक तरह का विभाग था। यानी कि उस समय मतलब काफ़ी ज़्यादा राजाओं के लिए एक मतलब वित्त यानी कि पैसा का सबसे ज़्यादा साधन वगैरह ये सब चीज़ कारखाना भी होता था। चलिए चौथा नंबर और ये क्या करा है, सी का आपको 4 हो जाएगा चौथ। तो शिवाजी द्वारा क्या समीपवर्ती मुगल क्षेत्र उगाही की जाने वाले पर टैक्स, यानी कि शिवाजी उस अपने अधीन क्षेत्र को उस पर एक चौथ यानी कि 1/4 भाग हिस्सा उस पर टैक्स लिया करते थे, और जबकि अपने देश के सीमा के भीतर जो लेते थे वह सर्वदेशमुखी रहता था, जो कि 1/10 हिस्सा आपको लिया जाता था उनके द्वारा। तो ये हो गया। चलिए और जबकि डी का 3 यानी कि हून का यानी कि मुगल सिक्का जो कालीन ही सिक्का थे उसे हून के नाम से जाना जाता था। इस तरह से आपका 9 का आपका बी नंबर ही आपका होगा। चलिए 10वां नंबर प्रश्न आते हैं, यहाँ पे चोल से संबंधित है। तो चलिए चोल में देखते हैं कि इसका विस्तार श्रीलंका से मालदीव तक आपको फैला हुआ था, तो ये भी आपका बात सही है, वहाँ तक आपका फैला हुआ था। और चोल शासकों ने बहुत से शैव और वैष्णव मंदिरों के भी आपको स्थापना किया हुआ था, तो ये भी आपका सही है। चलिए तो इस तरह से देखेंगे तो 1 और 2 आपका 10 का क्या है कि यानी कि सी, यानी कि आपका दोनों के दोनों कथन सही है। और चोल याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन के लिए आपको जाना जाता है, साथ ही साथ नेवी के लिए आपको जाना जाता है। और इसने काफ़ी ज़्यादा मतलब विस्तार, हालांकि इसकी प्रारंभिक की राजधानी उदयपुर हुआ करता था, समय समय के साथ इसका भी राजधानी बदलते रहा है। चलिए 11 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में, यहाँ पे भी आपको युग में पहचान करना है और कौन सा सही सुमेलित है ये भी आपको देखना है।
तो चलिए हम लोग 11 नंबर देखते हैं। तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना विलियम जोस, तो ये गलत हो गया, क्योंकि बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना याद रखिएगा वह डंकन मतलब थी क्या था, डंकन डंकन नामक व्यक्ति ने आपको किया हुआ था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरी का देखते हैं कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंगस ने किया हुआ था, तो ये आपका सही है। कब किया था? तो 1781 में किया गया था। ये वाला दूसरा ऑप्शन सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो कि 1800 ईस्वी में हुआ था आर्थर वेलेजली के समय में, तो गलत बात है। हालांकि वेलेजली ही था लेकिन आर्थर वेलेजली नहीं था, बल्कि आपको याद रखिएगा वह लॉर्ड वेलेजली था। कौन व्यक्ति था? तो वह लॉर्ड वेलेजली था। इस तरह से अगर आप देखेंगे सही सम्मिलित में सिर्फ और सिर्फ केवल कौन सा आपका 2 नंबर ही आपका है, जो कलकत्ता मदरसा की स्थापना वारेन हेस्टिंगस के द्वारा आपको किया गया था वो। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे, और 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेज और क्रिश्चियन मिशनरियों के द्वारा भारतीय इतिहास और धर्म ग्रंथों के अध्ययन में रुचि लेने के कारणों पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विचार करना है, और कौन सा इसमें से सही है वो आपको पहचान करना है। तो भारतीय लोगों को रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए करता था लोग, तो बात सही है। वो जो भी था मतलब धर्म ग्रंथ वगैरह वो यही सब चीज़ से लेकर आसानी से पढ़ कर रीति रिवाज और समाज की व्यवस्था जानना चाहता था लोग। दूसरा बात हो गया कि भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी मतलब यह मुख्य था, तो ये भी आपका सही है। दोनों के दोनों आपका कथन देखेंगे तो उपयुक्त में से सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब देखिएगा संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह वगैरह ये सब धार्मिक ही तरह का विद्रोह था, जो कि उन लोगों ने चाहा कि इस पर ईसाई धर्म अपना थोप दे, तो इसके कारण विद्रोह हुआ था। तो इसका दोनों के दोनों कथन आपका 12 का में जाके तो सही हो जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। हालांकि व्यक्तिगत सत्याग्रह आप जान लीजिए कब हुआ था, तो 1940 में हुआ था विनोबा भावे के द्वारा। तो चलिए उसे संबंध में आपको देखना है कौन कौन से कथन आपका इसमें से सही है। तो चलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह क्रिप्स मिशन के विरोध में आपका शुरू किया गया था, तो गलत बात है। क्रिप्स मिशन तो आपका 1942 में आया था, जबकि उससे 2 साल पहले ही आपको यह शुरू हो गया था। चलिए सत्याग्रही का चुनाव पूर्व निर्धारित होता था तथा सत्याग्रही पूर्व निर्धारित स्थान पर भाषण देकर अपना गिरफ्तारी देता था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये वाला आपका तो सही है, क्योंकि वो अपना अथी दे देता था। चलिए तीसरा है जो सत्याग्रही गिरफ्तारी से बच जाते थे वे गांव की ओर संदेश फैलाते हुए दिल्ली की ओर बढ़ते थे, जिसके कारण इसका नाम बदल मतलब नाम क्या होता है, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम भी पड़ गया था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका सही है। तो इस तरह से कथन में अगर आप देखें तो आपको केवल 2 और 3 ही आपका सही है, जबकि 1 वाला आपको क्या है कि गलत है। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि दाब का बीमा आपका सूत्र क्या होता है। तो याद रखिए यहाँ पे आपका इसका क्या होता है, ml-1 t-2 होता है, जबकि बल का अगर देखेंगे तो ml-t-2 ये आपका बल का हो जाता है। चलिए उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के किस पर आपको निर्भर करता है। तो याद रखिएगा तरल को आपको किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो घनत्व पर निर्भर करता है। उत्प्लावन का बल का आपको पता है कि आर्किमिडीज साहब ने दिया हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है और यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में आपको परिवर्तित करती है। तो याद रखिएगा आपको जो विद्युत जो मोटर होता है वह फ्लेमिंग के आपको बाएं हाथ के नियम पर आपको कार्य करता है, यानी कि लेफ्ट वाला हैंड पर, और यह क्या करता है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है आपको यांत्रिक ऊर्जा में आपको बदलने का कार्य करता है। जबकि यही आपको याद रखिएगा जनरेटर जिसे हम लोग डायनेमो कहते हैं वह याद रखिएगा फ्लेमिंग के मतलब आपको फ्लेमिंग के दाएं हाथ के एथी पर आपको कार्य करता है, दाहिना हाथ यानी कि राइट हैंड पर कार्य करता है, और साथ ही साथ यह क्या करता है यांत्रिक ऊर्जा को आपको क्या करता है विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो इस तरह से अगर आपको जनरेटर एथी से संबंधित हो तो ये ऑप्शन बी मार लीजिएगा, और अगर आप मोटर से संबंधित हो तो आपका आंसर आपका यहाँ पे सी नंबर हो जाता है। तो ये दोनों में आपको काफ़ी थोड़ा सा अंतर है, अपना याद करके चलेंगे। चलिए 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पे एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपरिवर्तित होने वाले प्रकाश के किरण के लिए विचलन कोण के बीच का कोण क्या होता है। तरह से देखेंगे तो आपका विचलन कोण का क्या होता है, तो आपतित किरण होता है और निर्गत किरण के बीच बना हुआ कोण ही आपका विचलन कोण कहलाता है। तो 17 का आपका डी नंबर आंसर है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु का प्रारंभिक वेग मतलब u के ऊपर फेंका जाता है और वह अधिकतम ऊंचाई तक यानी कि h तक जाती है, तो h का मान आपको ज्ञात करना हो, यानी कि अंतिम वेग इसमें क्या हो जा रहा है कि 0 हो जाता है।
अधिकतम ऊंचाई पर होता है। देख लीजिए फॉर्मूला आपको क्या होता है कि वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, यू स्क्वायर माइनस 2g आपका h हो जाता है। इस तरह से अगर आप यहाँ पे v के मान शून्य कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा कि यू स्क्वायर बराबर 2g और h। चूँकि यहाँ पे h ऊंचाई पूछा जा रहा है तो h को इधर रखिए, बाकी को इधर भेज देता है, यू स्क्वायर बटा 2g आपका मिल गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन में आपको यहाँ 18 का ए नंबर है, यानी कि यू स्क्वायर बटा 2g हो जाएगा, यह अधिकतम ऊंचाई पर मान। चलिए 19 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल गर्मियों में भी क्या होती है, एक ही कारण ठंडा होती है। तो याद रखें किसके कारण आपका होता है, तो वाष्पन के कारण ही आपका होता है। चलिए 20 नंबर प्रश्न आता है यहाँ पे अयस्क की इसकी पहचान करना है कि इल्यूमिनाइट, याद रखिएगा इल्यूमिनाइट आपका अयस्क है तो किसका है, तो याद रखिए वह टाइटेनियम का है। बाकी तांबा का अयस्क याद रखिएगा कॉपर पाइराइट्स होता है, चाल्को पाइराइट्स होता है, कॉपर गलांस और क्यूप्राइट भी आपका तांबा का होता है। बाकी टीन का कैसिटेराइट होता है और शीशा का आपका गैलेना होता है, गैलेना यानी कि पीबीएस आपको ये होता है। तो इनका भी अयस्क आप मुख्य रूप से याद करके चलेंगे। चलिए अनुसूत्र C6H6 वाला चक्रीय हाइड्रोकार्बन आपका कौन सा होता है, तो याद रखिए वो कौन सा होता है, तो आपको बेंजीन होता है। और इसका मतलब आकृति या इस तरह से वलय के आकार के देखने को मिलता है, इस तरह से भी आपको मिलेगा देखने को, या फिर इस तरह से आपको बनाया हुआ में भी चित्र में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका बना रहता है, 6 कार्बन के साथ में आपका बन जाता है बेंजीन का। और याद रखिएगा बेंजीन में आपका सिग्मा बॉन्ड कितना पाया जाता है, तो आपको याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड आपको 12 पाया जाता है, जबकि पाई बॉन्ड अगर बात करेंगे तो आपको 3 को आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। तो ये भी क्वेश्चन आप रिकॉल कर लीजिए। बाकी यहाँ देख लीजिए मीथेन को हम लोग मार्स गैस कहते हैं, दलदलीय स्थान पर मिलता है, इसका फॉर्मूला आपको CH4 होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड के संयोजन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद आपको बनता है, तो याद रखिए वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यानी कि कैल्शियम के ऑक्साइड, यानी कि आपको चूना क्या पूछा जा रहा है, यानी CaO। इसे हम लोग बिना बूझा चूना कहते हैं, यानी कि क्विकलाइन कहते हैं। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जल डाल देंगे तो इस तरह से रिएक्शन करके आपको बुझा हुआ चना यानी कि CaOH बना लेता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। और यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है और संयोजन एक तरह का अभिक्रिया ही देखने को मिलती है। इस तरह से इसको हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना या फिर भखरा चूना या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से आपको या चूना का पानी भी कहते हैं। तो इस तरह के सभी नाम आपको याद रखना होगा इसका। चलिए 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उसमें से उदाहरण आपको देखना होगा। तो चलिए बुझा हुआ चूना अभी तो हमने आपको बताया ऊष्माक्षेपी ही था, और प्राकृतिक गैस का आपको जलना, तो इससे संबंधित में अगर देखेंगे तो ये भी आपका ऊष्माक्षेपी ही अभिक्रिया है, ऊष्मा निकलती है, श्वसन भी होता है तो उसमें भी आपका ऊष्माक्षेपी ही अभिक्रिया है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 23 का आपका बी नंबर आंसर हो जाता है। 1 2 3 तीनों के तीनों आपको क्या है कि सही है। चलिए संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति कब स्वीकृति आपको प्राप्त हुआ था, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि RTI का स्थापना था 15 जून आपको याद रखिएगा 2005 को आपको शुरू किया गया था। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था, तो आपको याद रखिएगा वो 28 जनवरी 1950 को आपको हुआ था। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में टोटल अभी कितना न्यायाधीश है, तो आपको 34 देखने को मिलेगा, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश बाकी 33 अन्य न्यायाधीश आपके होते हैं। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे। तो 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान में कोई भी संविधान संशोधन कानूनी संविधान सर्वोच्चता यानी कि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह क्या करता है, विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्य कहीं रखा जाता है, यानी कि मौलिक अधिकार को जो क्या करेगा आपको किसी तरह से उसमें छेड़छाड़ करेगा तो उसे ही क्या कर सकता है कि उसमें आपको संविधान संशोधन को मानेगा नहीं, यानी कि असंवैधानिक मतलब करार देगा। कौन करार देगा, तो सुप्रीम कोर्ट कर देगा। तो वही आपको इसे मैं आपको कहा जा रहा है। और संविधान संशोधन अनुच्छेद आपको याद रखेगा कितना 368 के तहत होता है। चलिए 27 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में से भारत में भाषा के आधार पर बना हुआ पहला राज्य कौन है, तो याद रखिएगा वो आपको आंध्र प्रदेश है, 1953 में आपको बना हुआ था। जबकि चलिए 28 नंबर प्रश्न, कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में आपका सही है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मूल कर्तव्य के बारे में तो देखते हैं इन कर्तव्य को परिवर्तित करने के लिए किसी विधायी प्रक्रिया दी गई है, तो गलत बात है, इसके लिए कोई विधायी प्रक्रिया वगैरह नहीं दिया गया है। यह विधिक कर्तव्य के साथ परस्पर संबंधित है, तो ऐसा कुछ नहीं है, नियम कानून के संबंधित उसमें परस्पर है। तो इस तरह से देखेंगे तो 28 का आपका डी नंबर हो जाता है, न तो 1 सही है और ना ही 2 आपका सही है। और मूल कर्तव्य की बात किया जा रहा है तो अभी कितना है टोटल 11
11 है, उससे पहले क्या हुआ करता था तो 10 गो। अब मूल संविधान में कितना था तो आपको शून्य था, यानी कि उसमें था ही नहीं। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर इसको जोड़ा गया 42वां संविधान 1976 में, याद रखिएगा। और 11वां जो है वो आपको मतलब शिक्षा से, बच्चों का शिक्षा से संबंधित आपको जोड़ा गया मूल कर्तव्य। हालांकि मूल कर्तव्य के लेकर हम किसी न्यायालय वगैरह में अभी हम नहीं जा सकते, यानी कि यह परिवर्तनीय नहीं है। ऐसा कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा मूल कर्तव्य है जिससे क्या करता है कि उस व्यक्ति को अपमान वगैरह करता है, राष्ट्रीय झंडा वगैरह का, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि उस व्यक्ति को न्याय मतलब सजा के तौर पर, सजा उसे दंड का भागी होता है। वैसे उसमें बाकी से ज़्यादातर उसमें मूल कर्तव्य में यही है कि उसे किसी व्यक्ति को उसके लिए क्या क्या बाध्य नहीं किया जा सकता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न हो गया। हम लोग 29 नंबर प्रश्न पर यहाँ पे विचार करेंगे हम लोग का। चलिए 29 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पे यहाँ पे भी आपको विचार करना है और कौन सा इसमें से कथन सही है वो आपको देखना है। तो किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो ये आपका सही है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत आपका कार्यकाल होता है, तो गलत बात है, उसका कोई नियत कार्यकाल आपको नहीं रहता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 29 का केवल 1 ही आपको क्या है कि सही है। चलिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संसद में किसी राष्ट्रपति का अभिभाषण आपको कौन तैयार करता है, तो याद रखो आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा आपको तैयार किया जाता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न आएंगे कि भारत सरकार के अनुसार जो होती है लघु उद्योग वह है जिसका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपया से अधिक हो, लेकिन उससे आपको अधिक न हो, यानी कि आपको किससे मतलब यानी कि 50 करोड़ से आपको अधिक नहीं हो, वही आपको क्या कहलाता है, उसका लघु उद्योग कहलाता है। 32 नंबर प्रश्न है कि हम लोग को वस्तु और सेवा कर जो कि जीएसटी भारत को निम्नलिखित बनने की अनुमति आपको दी है, तो याद रखिए वो आपको कौन सा है, तो वो आपको क्या है कि एक साझा आपको बाजार पर आपको रख दिया, यानी कि एक समान कीमत सभी राज्यों में लाया है कौन, तो जीएसटी के द्वारा, तो वही आपको इसमें पूछा जा रहा है। 33 नंबर प्रश्न है कि कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है, तो सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम यानी कि स्वयं सहायता समूह है, यानी कि कुछ महिलाओं द्वारा गाँव में देखे होंगे कि चलाया जाता है, तो वही आपको क्या है एक तरह का सूक्ष्म यानी कि छोटा सा आपका वित्त कार्यक्रम संबंधित है, यानी कि पैसा से रिलेटेड। चलिए 34 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस जो है, एनपीएस यही आपका राष्ट्रीय पेंशन आपका योजना है, तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो एनपीएस के बारे में तो डी नंबर हो जाएगा, यानी कि एनपीएस जो है पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा भी आपका विनियमित किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एनएसएसओ यानी कि एनएसएसओ उसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसमें से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है वो आपको पहचान करना है। तो चलिए शहरी क्षेत्रों में एक गरीबी रेखा को यानी कि 33 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन परिभाषित किया गया है, तो ये तो आपका सही है, 33 रुपये किया गया है। इसके अलावा भारत का 21.प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है, तो ये भी सही है। भारत का 33% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन आपका कर रही थी, तो ये इस तरह से अगर आपको देखेंगे तो ये आपका यही सी नंबर आपको क्या होता है कि गलत है। इसके अलावा देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा यानी कि 27 रुपये प्रतिदिन आपको परिभाषित किया गया था, ये सही हो गया था। ग्रामीण के लिए आपको 27 रुपये और शहरी के लिए आपको कितना 33 रुपये 33.33 रुपये आपको कहा गया है। चलिए 36 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। परागण के संबंधित है, तो क्या करा है कि परागण की मतलब सुपरिभाषा आपको क्या होती है, तो याद रखिएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कि परागकण का परागकेश्वर से मतलब कुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया ही आपका परागण कहलाता है। तो 36 का ये डी हो गया। 37 नंबर प्रश्न आएंगे हम लोग। तो पाइन हो गया, फर हो गया, स्प्रू और सेडार, लॉर्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से हैं, बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ये क्या कहलाते हैं, तो याद रखिएगा उसे अनावृत कहते हैं हम लोग पौधा, यानी कि जिसके बीज बाहर की ओर होते हैं उसे अनावृत कहा जाता है, जबकि जिसके बीज अंदर की ओर होते हैं उन्हें आवृत पौधा के नाम से जाना जाता है। चलिए लालक कणिका विहीन जंतु इनमें से कौन सा है, तो याद रखो वो केचुआ है। इसमें आपका आरबीसी आपको नहीं देखने को मिलता है, बाकी केचुआ को हम लोग जानते हैं कि किसानों का इसे मित्र कहा जाता है।
चलिए, और 39 नंबर प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटन के उपरांत यानी कि अंतिम रूप से आपको क्या बनता है, तो आपको ग्लूकोज ही बनता है। ग्लूकोज का सूत्र आपका C6H12 और O6, यही आपका होता है ग्लूकोज। हालांकि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना ही आपको क्या कहलाता है, यानी कि शुगर पेशेंट उसको कहा जाता है व्यक्ति के, यानी कि खून में बढ़ जाता है ग्लूकोज की मात्रा। तो और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने का कौन सा कार्य करता है, तो याद रखिएगा वो आपको अल्फा सेल से जो ग्लूकागोन निकलता है वही ग्लूकोज की मात्रा को आपको बढ़ाता है, जो कि अग्नाशय से निकलता है, लैंगरहैंस दीपिका से। जबकि बीटा सेल से यह इंसुलिन निकालता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को घटाता है। तो शुगर पेशेंट में आपको इंसुलिन ही आपको कम मात्रा में देखिएगा कि आपका निकलते रहता है। चलिए, अधिकतर एंजाइम आपको क्या होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम आपको क्या होते हैं, मूल रूप से आपका प्रोटीन ही होते हैं। चलिए, 41 नंबर प्रश्न है कि भारत में तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, तो 2018 से 22 तक भारत में तेंदुओं की संख्या 2000 से अधिक बढ़ गई है, तो गलत बात है। यहाँ से देखेंगे तो 2000 नहीं बल्कि 1000 आपको क्या हुआ कि उसकी संख्या बढ़ गया है। तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी मध्य प्रदेश में 3907 दर्ज की गई। इस तरह से देखेंगे तो 2 नंबर आपका आंसर सिर्फ आपका सही है। चलिए, 42 नंबर प्रश्न देख रहे हैं हम लोग का, यूनिफॉर्म नो योर कस्टमर मतलब जो है समिति का प्रमुख कौन आपके होंगे, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका टीवी सोमनाथन आपका होंगे। 43 कह रहा है कि पीएम मोदी और मॉरिशस के मध्य प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस द्वीप पर मतलब विकासात्मक परियोजना का आपका उद्घाटन किया गया है, तो याद रखिएगा वो आपको आगा लीगा जो कि द्वीप पर आपको किया गया है। 44 नंबर प्रश्न करा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या है कि पीएम सूर्य घर मतलब मुफ्त आपको क्या है कि बिजली योजना के मतलब पैकेज आपको मंजूरी किया गया है, तो आपको कितना के लिए किया गया था, 75,000 या आपका 21 करोड़ का आपको किया गया है। ZSI ने हेड सील्ड समुद्री शलभ के एक नई खोज मतलब खोजी गई प्रजाति का नाम है, तो याद रखिए उसे किस नाम से आपको रखा गया था, द्रौपदी मुर्मू के नाम पे आपको रखा गया है। बाकी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के 2 गुटों को गैर कानूनी संघ घोषित आपको किया गया है। तो 46 हो गया। चलिए, 47 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग का, उत्तर प्रदेश के यहाँ पे कौन से केंद्रीय मंत्री ने नितिन गडकरी द्वारा धर्म पथ की आपको आधारशिला रखा गया है, तो आपको कहाँ पे आपको रखा गया है, तो वो आप याद रखिएगा जौनपुर में आपको रखा गया है। 48 प्रश्न है, कौन सा कथन आपको इसमें से सही है, तो वो आपको सही की पहचान करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 28 से 29 फरवरी को DRDO द्वारा आयोजित वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम जो कि मिसाइल को 2 सफल उड़ान परिरक्षण के साथ 1 मील पत्थर हासिल किया गया, तो ये आपका सही है 1 नंबर ऑप्शन। ये परीक्षण एकीकृत परिरक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा के तट से दूर तक ग्रांड मतलब आधारित पोर्टल लॉन्च के योजना के द्वारा किया गया था, तो ये भी आपका सही है, यानी कि 48 का आपका C नंबर आपका आंसर हो जाता है। चलिए, 49 नंबर प्रश्न देते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किनको आपको नियुक्त किया गया है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो दलजीत सिंह चौधरी को किया गया है। और ये अंतिम प्रश्न 50वां नंबर, ये वित्तीय खुफिया इकाई भारत के निम्नलिखित में किस पेंट के बैंक पर आपको 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना आपको लगाया गया है, इस तरह से वह पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर आपको लगाया गया है। इस तरह से हमारा यह सेट कम्प्लीटली होता है, और जैसा कि हमने आपको बोला था कि सेट देख के ही आपको पता चल जाएगा, दिमाग को हिला डाला ना एकदम तो वैसा ही आपको इसमें लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगला नेक्स्ट सेट के साथ में। जय हिंद।